नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसा साम्राज्य है जिसने 12,000 द्वीपों पर अपना कब्जा किया। भारत की सीमा के बाहर ऐसा हमने किसी भी साम्राज्य में नहीं देखा। इतनी बड़ी नौसेना किसके पास हो सकती है और इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होगा जो इस भू राजस्व से आने वाले कर से इतनी विशाल सेना और नौसेना का निर्माण कर सके, और वो भी दक्षिण में जहां पर पल्लव डायनेस्टी अपने प्रभाव से बिल्कुल जमी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की उस साम्राज्य की जिसके बिना दक्षिण भारत का इतिहास अधूरा है। सबसे शक्तिशाली राजाओं में शुमार राजेंद्र चोला की और साथ ही साथ राजराज प्रथम के चोल वंश की। ये बड़ी हैरानी भी होगी आपको ये जानकर कि भारत में मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी ने खड़ा किया तो वो चोलास थे, और इनकी बहादुरी मौर्य से भी ज्यादा थी। तो चलिए आज हम बात करते हैं किस तरह से पल्लव और पांड्यों के इस क्षेत्र में चोलाओं ने अपना कब्जा किया, और उसके बाद 12,000 द्वीप जीतने के साथ साथ इनका पराक्रम इतना हावी हो गया था कि इन्होंने उत्कल के साथ साथ बंगाल के पाल नवाब महिपाल को भी धूल चटाई। तो शुरू करते हैं चोलास को। सबसे पहले आप मानचित्र में देखिए, अभी तक के इतिहास में आपने देखा कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पल्लवों का क्षेत्र होता था। ये तंजौर है, ऊपर कांचीपुरम है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये कांचीपुरम है जो इनकी राजधानी होती थी पल्लवों की। शुरुआत में चोलों के जो संस्थापक हैं विजयालय पल्लवों के ही सामंत हुआ करते थे। आरंभिक दौर में इन्हीं पल्लवों के सामंत जो यहाँ पर साम्राज्य बिठा के बैठे थे उन्हीं के सामंत थे विजयालय। ये थी कांचीपुरम। अब यहाँ पर लड़ाई का जो सेंटर था वो था तंजौर, और तंजौर में लड़ाई होती थी पांड्यों की पल्लवों से। पांड्यों की पल्लवों से लड़ाई लगातार होती रहती थी। इनके इसी आपसी स्ट्रगल में अचानक ऐसा एक चमत्कार हुआ कि बाजी तीसरा मार गया। जी हां, पल्लव और पांड्यों की इस लड़ाई में अचानक विजयालय ने दोनों को खदेड़कर एक छोटे से साम्राज्य तंजौर पर अपना कब्जा जमा लिया। ये दोनों साम्राज्यों के बीच में पड़ता था तंजौर। अभी यहां पर बेहद बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होगा, क्योंकि इसी क्षेत्र को जीतने के बाद विजयालय ने यहां पर अपनी राजधानी बनाई और एक छोटे से साम्राज्य के साथ स्थापना कर दी चोल साम्राज्य की। ये वही चोल साम्राज्य जो अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसके बाद इसका विस्तार देखते देखते ही आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा कि दक्षिण भारत में इतना शक्तिशाली साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। पल्लव तो एक मात्र क्षेत्र तक सीमित थे, कावेरी से पेन्नार के बीच में। इन्होंने तो उत्तर भारत तक को नहीं बख्शा। देखिए आप यहां पर अब विजयालय ने शुरुआत कर दी है चोल वंश की। इस वंश के संस्थापक है विजयालय। इन्होंने उपाधि धारण की नरकेसरी की और तंजावर में एक मंदिर का निर्माण कराया चोलपुरम। याद रखिए, मंदिरों के बारे में हम स्पेशली आपको बताते जा रहे हैं। और तंजौर में जिस तरह से पल्लवों ने महाबलीपुरम में मंदिरों की धूम मचा दी, उसी तरह से अब गढ़ बनने वाला है तंजौर। हालांकि आरंभिक राजधानी इनकी उरयूर हुआ करती थी, तब ये सामंत हुआ करते थे पल्लवों के, लेकिन अब इनकी राजधानी तंजौर है क्योंकि अब ये राजा बनने वाले हैं। फिलहाल तो तंजौर के छोटे से क्षेत्र में राजा बने हैं विजयालय। तो आपसे पूछा जाए चोल वंश के संस्थापक का नाम, तो वह है विजयालय। अब इसके बाद इस राज्य का विस्तार होना आरंभ हो जाएगा। 848 से 875 ईस्वी तक साम्राज्य पर रहते हैं विजयालय, और 875 से 907 ईस्वी तक आता है आदित्य प्रथम का समय। आदित्य प्रथम, आपने शायद राष्ट्रकूट वंश में कहानी पढ़ी होगी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है राष्ट्रकूटों का, तो हाँ, हमने जिक्र किया था कि कृष्ण द्वितीय की पुत्री का विवाह आदित्य प्रथम से किया जाता है, और वही कृष्ण तृतीय इनको हराता है। चोल एक ही लड़ाई हारते हैं, हम उसके भी जिक्र करेंगे अभी। तो ये उन्हीं का, यानी कि इसके नाना कृष्ण द्वितीय थे। आदित्य प्रथम के नाना कृष्ण द्वितीय हुआ करते थे जो राष्ट्रकूटों के थे। तो फिलहाल ये चोला डायनेस्टी का दूसरा राजा है और अत्यंत प्रतापी राजा है। ये क्या करता है, देखिए, ये पल्लवों को परास्त कर देता है। आप अगर पल्लवों का इतिहास पढ़ेंगे तो पल्लव 897 ईस्वी में समाप्त हो जाते हैं। उनका वंश वहीं तक चलता है। क्यों? क्योंकि अब पल्लवों के पूरे क्षेत्र पर चोलों का अधिकार हो गया है, यानी कि अब ये क्षेत्र पूरा चोलों का है। और ये किसने किया? आदित्य प्रथम ने।
897 ईस्वी में पल्लव पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। उनके इतिहास की उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिलती। इससे पहले तंजौर के क्षेत्र में थे ये। अब पूरा पल्लवों का क्षेत्र किसके अधीन आ गया है? चोलों के अधीन। आदित्य प्रथम ने कार्य कर दिया और उसके साथ ही आदित्य प्रथम ने उपाधि ली कोदंडराम की। कोदंडराम की उपाधि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये तो लेते ही रहते हैं पता नहीं कितनी सारी। मंदिर, कला, साहित्य और संस्थापक, ये जगह महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखते जाइए। आदित्य प्रथम एक प्रतापी राजा था। उसके बाद सिंहासन पर बैठता है परांतक प्रथम। जिस दौर में आपने देखा कि जिस दौर में इंद्र तृतीय कन्नौज को लूट रहा था, उसी समय पर बेलूर पर आक्रमण करके दक्षिण में, यानी कि यहां से बेलूर नीचे पड़ता है दक्षिण में, तमिलनाडु नहीं पड़ता है, दक्षिण में अभी पांड्यों की हार तो हुई है, लेकिन तंजौर के नीचे ये नहीं है। ये क्षेत्र अभी तक इनके साथ है, जो पल्लवों का क्षेत्र था प्लस तंजौर का, यानी कि पल्लवों के संपूर्ण क्षेत्र को इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। अभी पांड्य नीचे हैं। अब क्या होता है, क्योंकि पल्लवों को नष्ट कर दिया, अब बारी किसकी है? पांड्यों की। 915 ईस्वी में बेलूर के इस युद्ध में ये पांड्यों को परास्त करके दक्षिण में पूरा साम्राज्य अपना स्थापित कर देता है। ये लीजिए, अब चोल इतने हो चुके हैं। तो ये किस तरह से चोलों का साम्राज्य अब एक विस्तृत रूप लेता जा रहा है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, क्योंकि मदुरई पांड्यों की राजधानी थी, मदुरई जहां पर मीनाक्षी मंदिर भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अब ये मदुरई कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। ये पहली बार नहीं है, जब भी कोई राजा दूसरे राज्य को जीतता है तो उसकी राजधानी के आगे कोंड लगाकर वो उपाधि लेता रहा है। चाहे वो वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन ने ली हो, चाहे वो कांची कोंड की उपाधि ली हो विक्रमादित्य सेकंड ने, अब मदुरई कोंड की उपाधि ली है परांतक प्रथम ने। ये ऐसा चलता रहा है। ठीक, तो देखिए अब यहां पर एक युद्ध जिसका हमने जिक्र किया था, चूंकि इसका कार्यकाल 907 से 953 ईस्वी तक रहता है, ध्यान से सुनिए, 907 से 953, और 949 ईस्वी में तोक्कलम का युद्ध होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि एक ही युद्ध हारते हैं राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूटों में कृष्ण तृतीय इनको युद्ध में हरा देता है। वो भी अकेले नहीं हरा पाता, गंगों की सहायता से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका अपना शासन ये इतना रहता ही है। राष्ट्रकूट अपना वहां पर टिके रहते हैं और राष्ट्रकूट वंश अपने आप ही कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक, लेकिन फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि तोक्कलम के युद्ध में परांतक प्रथम की पराजय होती है राष्ट्रकूटों के हाथों से, कृष्ण तृतीय के हाथों से। तोक्कलम का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर चोलों की हार होती है। तो फिलहाल एक बात और कि तंजौर में एक और मंदिर का निर्माण परांतक प्रथम कराता है, जिसका नाम है चिदम्बरम मंदिर। ये बड़ा प्रसिद्ध है। आप अगर नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो नोट करते जाइए। इसके बाद के जो राजा है उनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती, गंगारादित्य, परांतक सेकंड। अब हम बात करते हैं चोला डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध राजा की। मैंने उस पर देखिए स्टार लगा रखा है, दो राजाओं के बारे में, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। यही है चोल वंश के वो राजा जिन्होंने 12,000 द्वीपों को जीतकर कब्जा किया। इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे आता था? एक्चुअल में ये उपज का 1/3 पार्ट लेते थे भू राजस्व का, और इन्होंने एक बहुत बेहतरीन प्रणाली अपनाई। अभी तक किसी ने टेक्निकल विकास कृषि का करने की नहीं सोची। इन्होंने नहरों का निर्माण कराया, सिंचाई करवाई, जिससे क्या हुआ, उपज अत्यधिक हुई। मतलब एक प्रकार से बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए भी थे कि भू राजस्व की नाप भी इन्होंने ली, जिसको ये वेली बोलते थे, भू राजस्व की इकाई वेली। और यहाँ पर काशू नाम का स्वर्ण मुद्राएं होती थी। मतलब इन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के बेहतर कार्य किए, जिसका परिणाम इनकी साम्राज्य में उन्नति हुई। इन्होंने पहली बार स्थायी बंदोबस्त की प्रथा भी चलाई। एक और वीडियो हम बताएंगे चोल वंश के प्रशासन के बारे में, क्योंकि ये बड़ा प्रसिद्ध है कि किस तरह से इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया। इसलिए इससे संबंधित सवाल प्री में भी काफी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछा जाता है। चोल साम्राज्य के प्रशासनिक वर्णन करिए, क्योंकि बहुत बड़े साम्राज्य को खड़ा करना क्या क्या थे इनकमिंग के स्रोत। तो मैं इतना ही बता रहा हूं अभी कि 1/3 पार्ट ये लेते थे फसल का, जो भी भू राजस्व से फसल से कृषि से आता था। उसके अतिरिक्त गहन अध्ययन हम चोल वंश के सारे राजाओं को पढ़ने के बाद करेंगे। तो फिलहाल हम इनके राज्य विस्तार के बारे में बात करते हैं। माना जाता है कि राजराज प्रथम, जिनका कार्यकाल था 1075 से, लिखा होगा, सॉरी 975 से 1014 लिखा है। सबसे पहले तो इधर चेरों को हराना था। ये केरल में राज करते थे। चेरों की सेना को इसने कंडलूर में हराया। आरंभ हो गया राज्य विस्तार। उपाधि ली कंडलूर साले कल मरुल।
दक्षिण के नाम भी ऐसे अजीब हैं कि आपको भी याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो चेरों की सेना को उसने कंडलूर में हराया, शुरुआत होगी चेरों से। अब इसने क्या किया, उस समय के श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हरा दिया, यानी कि उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। उसके अतिरिक्त 12,000 द्वीपों पर, जिसमें मलाया, सुमात्रा, दक्षिण पूर्व एशिया के, जहां पर आप अंकोर वाट, बोरोबदूर के मंदिर भी देखते हैं, अब यहां पर स्थापित हो गया चोला साम्राज्य। हालांकि ये भी ब्राह्मण साम्राज्य है, इसके बारे में भी हम एक और अलग वीडियो बनाकर अध्ययन करेंगे। इनके मंदिरों के बारे में भी बात करेंगे, अंकोर वाट और बोरोबदूर के बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इसने 12,000 द्वीप जीतने के साथ श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमा लिया, और साथ ही साथ ये जो महेंद्र पंचम थे श्रीलंका के राजा, उनको इसने हराया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, भूमि मापन की इकाई का निर्माण, यह भी मैंने आपको बताया, इसके बारे में गहन अध्ययन आगे जारी रहेगा। अच्छा, इसने बनाया राज राजेश्वर मंदिर। ध्यान से सुनिए, राज सिद्धेश्वर मंदिर मैंने कहा था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनाया था, जो कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था महाबलीपुरम में। मैं आपके कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। लेकिन राज राजेश्वर मंदिर, जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, जो द्रविड़ शैली से बना है, ये बहुत ही विशाल है। आप इसके इमेज भी देख सकते हैं कहीं पर भी। इसका निर्माण कराया राजराज प्रथम ने। अब इसका आधुनिक नाम बृहदेश्वर मंदिर है। और दक्षिण के मंदिरों में सबसे ज्यादा अगर पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो यही सवाल है, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया है। बहुत ही विशाल है, आप देखिएगा जरूर इसका इसने निर्माण कराया। एक और इसकी खासियत है, ऐतिहासिक प्राकथन का आरंभ भी इसी ने कराया। आप नोट करते जाने तो नोट करते जाइएगा, ऐतिहासिक प्राकथन की शुरुआत इसी ने की, राजेंद्र चोल ने। अब हम बात करते हैं इसके पुत्र राजेंद्र प्रथम के बारे में, जिसने इसके साम्राज्य को और ज्यादा विस्तृत कर दिया। भाई पहले से ही इतना विस्तृत था, इतनी काबिलियत तो राजराज प्रथम ने दिखाई दी थी, परांतक ने दिखा दी थी। अब राजेंद्र चोला ने यहीं पर नहीं रुका, अभी तो खेल बाकी है। आप देखते जाइए कि जो राजेंद्र चोला है, इन्होंने क्या किया। यहां पर आपने देखा कल्याणी के चालुक्य राज कर रहे थे। हाँ, वेंगी के वेंगी तो चले गए, कल्याणी के बचे। तो कल्याणी के चालुक्य, वेंगी तो चले गए थे। जब यहां से राष्ट्रकूट हार जाते हैं, राष्ट्रकूटों का पतन हो जाता है, तो यहां पर नया साम्राज्य स्थापित होता है, कल्याणी के चालुक्य। जानकारी के लिए बता दूं मैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। राष्ट्रकूटों को तो हमने बताया अभी परांतक प्रथम को हराया, लेकिन उसके बाद मैं ये भी डिस्कस कर रहा था कि राष्ट्रकूट तो हार जाएंगे, उस क्षेत्र पर कब्जा होगा कल्याणी के चालुक्यों का। तो ये अपने राज्य के विस्तार के लिए, अब इसकी सीमा उत्तर में कहां लगती है, दक्षिण तो पहले ही विजय ले चुका है, राष्ट्रकूटों की जगह पर आए कल्याणी के चालुक्य। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये कल्याणी के चालुक्यों को हराएगा, उत्तर की तरफ विस्तार आरंभ कर देगा। 12,000 द्वीप तो है ही है, ये तो उत्कल यानी उड़ीसा को भी जीत गया। और यही वो राजा है जिसने बंगाल के शासक महिपाल को भी पराजित किया। यानी कि 12,000 द्वीप तो राजराज प्रथम ने जीत लिए, अब उत्तर में इसने तहलका मचा दिया। कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। ठीक, राजेंद्र प्रथम के बारे में, एक इसने संपूर्ण श्रीलंका जीत लिया, उत्तरी श्रीलंका जीता था इसके पिता राजराज प्रथम ने, लेकिन पूरा श्रीलंका कब्जे में कर लिया। भाई राजेंद्र प्रथम के आप काबिलियत को देखिए, पूरा श्रीलंका कब्जे में आ चुका है। चोला डायनेस्टी के, कल्याणी के चालुक्य खत्म हो चुके हैं, कब्जा ले चुके हैं, ये पकड़ चुके हैं, अपनी पकड़ बना चुके हैं। उभर उत्कल को हरा चुके हैं, उड़ीसा को, बंगाल को भी पराजित कर चुके हैं। बंगाल के राजा महिपाल की भी पुंगी बजा दी, बैंड बजा दी इन्होंने, गजब। ठीक, महेंद्र पंचम को अब बंदी बना दिया। अच्छा, अपने पुत्र राजाधिराज को इसने चेर पांडे की उपाधि दी। यहाँ का राज्यपाल इसने अपने पुत्र राजाधिराज को बनाया, अभी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 1035 में अच्छा गंगईकोंड की उपाधि ली। गंगईकोंड मतलब जब इसने महिपाल को हराया बंगाल में, अब चूंकि वो गंगा किनारे था तो इसने गंगईकोंड की उपाधि ली और गंगईकोंड में मंदिर का भी निर्माण कराया। गंगईकोंड यहीं पर पड़ता है, यहीं पर स्थापना की उस शहर की भी। ठीक, 1035 में इसने श्री विजय साम्राज्य को पराजित किया। श्री विजय साम्राज्य वही है जहां पर सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया के 12,000 द्वीप पड़ते हैं। इसने फिर से पराजित किया और वहां पर अपने आधिपत्य को स्थापित किया। ठीक, तो ये तो था राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोला, राजराज प्रथम और राजेंद्र चोला की बहादुरी आपने देखी। उसके बाद इस साम्राज्य को टिकाए रखा इसके पुत्र राजाधिराज ने। राजाधिराज ने कल्याणी पर पूर्णतः विजय प्राप्त करी। देखिए कल्याणी ये क्षेत्र है, हराया तो था राजराज प्रथम ने, लेकिन फिर से वो अपना कब्जा करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, राजाधिराज का युद्ध होता है। जब पिता इतने महान थे तो बेटा कहां छोड़ने वाला था।
तो राजाधिराज कल्याणी के युद्ध में चालुक्यों को पराजित कर देता है। अब चालुक्यों को पराजित करने के दौरान क्या होता है, जीतने के बाद वह अपना राज्याभिषेक कल्याणी में ही कराता है, परंतु राज्याभिषेक कराते ही राजाधिराज की मृत्यु हो जाती है। उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद कमान कौन संभालता है, उसका भाई राजेंद्र द्वितीय, यानी कि राजेंद्र प्रथम का पुत्र ही राजेंद्र द्वितीय है। राजेंद्र प्रथम के 3 पुत्र थे, तीनों गद्दी पर बैठते हैं। पहले राजाधिराज, ये हराता है कल्याणी के राज्य और कल्याणी के राजाओं को, परंतु उसके बाद मृत्यु हो जाती है इसकी, कल्याणी वाले फिर से उठ जाते हैं, तो उनको हराता है राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय हराता है। अच्छा, राजाधिराज के बारे में ये भी है कि इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। हालांकि थे सारे हिंदू वंश के, मंदिरों का निर्माण कराया, ब्राह्मणों को पूरा पोषण यहां पर मिला, मगर अश्वमेध यज्ञ का जहां पर आप जिक्र करते हैं वैदिक कर्म कांडों का, तो वो एक ही राजा के बारे में पता चलता है, राजाधिराज के। अच्छा, राजेंद्र द्वितीय की हम बात करेंगे तो इसने क्या किया, कोप्पम का युद्ध लड़ा, यानी कि कल्याणी का वो मैदान जो अब खाली था अभी तक अचानक मृत्यु से, वहां पर ये अपने जो पहले से सेना थी वो लेकर कोप्पम के युद्ध में कल्याणी वालों को पूर्णतः समाप्त ही कर देता है। ये तो कल्याणी के साथ लड़ाई पहले से जारी है, राजेंद्र चोला ने हराया, उसके बाद उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया राजेंद्र चोला की मृत्यु पर, तो राजाधिराज जाकर लड़ता है, उनको हरा देता है, पराजित कर देता है, फिर पराजित करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका भाई राजेंद्र द्वितीय कमान संभालता है और पूर्णतः कल्याणी के राजा को पराजित करके भगा देता है। उसके बाद देखिए इसने उपाधि ली प्रकेसरी की। अब इसका तीसरा भाई गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र के समय में क्या होता है, वीर राजेंद्र के समय में ये सोमेश्वर जो चालुक्यों का नरेश है, जो बार बार हार रहा है, ये नदी में जाकर तुंगभद्रा नदी पर आत्महत्या कर लेता है। हालांकि इसने काफी संघर्ष किया था, काफी युद्ध लड़े थे चालुक्यों की डायनेस्टी को बचाने के लिए, मगर चोलों के आगे ये टक्कर तो लेता था खूब। चोल जैसे साम्राज्य के आगे इसने घुटने नहीं टेके, परंतु जीत नहीं पा रहा था, जिससे क्या करता है कि आत्महत्या ही कर लेता है कि मैं जीऊंगा तो कल्याणी साम्राज्य के तहत, वरना मैं मर जाऊंगा। उसके इस पराक्रम को देखकर वीर राजेंद्र उसके सम्मान में एक स्तंभ लगाता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक स्तंभ लगाता है। और उसके बाद देखिए इसका अंतिम, क्योंकि इसमें ये वंश उसके बाद चालुक्यों के साथ मिल भी जाएगा, चालुक्यों की पुत्री के साथ इनका विवाह होगा और विवाह के बाद इनके आपसी संबंध बनेंगे, यही वंश रहेगा चोलों का, लेकिन एक अलग तरीके से इसका आरंभ होगा। चोल वंश अभी खत्म नहीं हुए, अभी इनके एक और सीरीज है राजाओं की जो अभी आगे बढ़ेगी। अब चूंकि ये बड़ा साम्राज्य था, आप कंफ्यूज हो जाते तो मैंने इनको छोटे में कर दिया, एक 2 पार्ट्स में बनाया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम चोलोस की अगली डायनेस्टी को पढ़ेंगे, यही डायनेस्टी के आगे आने वाले राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनकी रिश्तेदारी अब चालुक्य से होगी। ठीक, तो फिलहाल इस डायनेस्टी में अधिराजेंद्र 1070 पर अभी हम उसको रोक रहे हैं, फिर इसकी जो बची हुई डायनेस्टी है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इसके इंपोर्टेंस नोट्स को पढ़ते जाइए, और राजराज प्रथम का बृहदेश्वर मंदिर और राजेंद्र चोल का साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको निश्चित तौर पर संपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। और आपको कैसा लगा ये तो हमें जरूर बताइए। अब हम तैयारी करते हैं चोला डायनेस्टी की अगली वीडियो की, तो आप भी तैयार रहिए। धन्यवाद।